चलिए और सीधा लिए चलते हैं आपको रायपुर, जहां पर सीएम भूपेश बघेल नए कृषि बिल और लॉकडाउन समेत तमाम विषयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जूझ रहे हैं और ऐसी स्थिति में जून 2020 में 3 अध्यादेश लाए, जब पूरे देश के ध्यान कोरोना पे था, सब लोग उससे जूझ रहे थे। दूसरे तरफ सुशांत सिंह राजपूत पे लगातार मीडिया का ध्यान आकर्षित था। ऐसे समय में ये अध्यादेश लाया गया गुपचुप तरीके से। इसमें यह कहा जा रहा है कि किसान अपने उपज को कहीं भी बेच सकता है। ये प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बोल रहे हैं, केंद्रीय मंत्रीगण भी बोल रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि किसान को अपनी उपज बेचने में कब प्रतिबंध था? कोई भी कहीं भी जाके बेच सकता है किसान, ये पहले से ही है। किसानों को धोखा क्यों दे रहे हैं? और फिर आप यदि कहते हैं कि आप कहीं भी बेच सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा या बस्तर का 2 एकड़ का किसान क्या पंजाब, हरियाणा या दिल्ली में कभी अनाज अपने ले जाके बेचा है जो अब बेच पाएगा? दूसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात उन्होंने कही है, ये सीधे सी बात है, ये निजी व्यापारियों के भंडारण के आप छूट दे रहे हैं। अभी चाहे आलू हो, प्याज हो, दाल हो, अनाज हो, किसी के भी यदि जमाखोरी या कालाबाजारी होती थी तो जिला प्रशासन उसमें कार्रवाई कर लेते थे। लेकिन अब भंडारण के आपने छूट दे दी है, तो फिर कोई भी व्यक्ति कितने भी अनाज, दलहन, तिलहन वो अपने गोदाम में रख सकता है। इसका अर्थ यह है कि जब सीजन आएगा फसल के, तो सस्ते दर पे व्यापारी खरीदेंगे, क्योंकि आपने निजी मंडी को छूट दे दी है। तो किसी भी दर पे खरीदेंगे। और फिर कुछ लोग हैं देश में अनाज के, दलहन के, तिलहन के रेट तय करके मनमाने दाम पर बेचेंगे। एक तरफ निजी मंडी आप लाकर जो राज्यों की जो मंडी है उसे समाप्त करना चाहते हैं, जबकि मंडी अधिनियम भी अलग अलग राज्यों के अलग अलग हैं, क्योंकि अलग अलग वस्तु के उत्पादन, अलग अलग अनाज के उत्पादन होते हैं। महाराष्ट्र में कपास का उत्पादन होता है तो छत्तीसगढ़ में तो नहीं होता। कहीं आंध्र प्रदेश में मिर्च का उत्पादन होता है तो मध्य प्रदेश में नहीं होता। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन होता है तो उड़ीसा में नहीं होता। किसी जगह धान का उत्पादन होता है, किसी जगह गेहूं का होता है, किसी ज्वार का होता है, किसी बाजरे का होता है। तो दलहन, तिलहन के भी अलग अलग जगह उत्पादन होते हैं। ऐसे में अलग अलग राज्यों के या अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिलों में अलग अलग मंडियां हैं, और वो पारंपरिक लगातार उसमें सुधार किया गया। और आज उसमें जो व्यापारी है वो मंडी शुल्क कटाते हैं, मंडी के लाइसेंस लेते हैं, वही लोग बोली लगा सकते हैं। और यदि कोई किसान या व्यापारी के बीच में कोई विवाद हो तो मंडी अधिनियम के तहत जो मंडी सचिव है वो फाइनल अथॉरिटी है और 5 दिन के भीतर में उसके फैसला कर देते हैं। और अभी 1 दिन में ही आपको चुकारा करने का प्रावधान किया गया है। लेकिन अब जो व्यवस्था की गई है वो 3 दिन में आपका पेमेंट करेंगे। यदि 3 दिन में कोई विवाद होता है तो एसडीएम एक पैनल बनाएगा, वो सुनवाई करेगा और उसके बाद फैसला होगा। वो 7 दिन, 15 दिन अलग अलग उसमें समयावधि दिया गया है।
इसका मतलब यह है कि कोई व्यापारी यदि कहीं गड़बड़ी कर ले मंडी के बाहर, क्योंकि मंडी के बाहर में पेन नंबर के आधार पर कोई भी आदमी क्रय विक्रय कर सकता है, आपको मंडी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, इसलिए राज्य सरकार के पकड़ के बाहर ही होगा। तो इससे यदि छोटा किसान है या बड़ा भी किसान है, वो कहां तक लड़ाई लड़ सकते हैं। ये मंडी अधिनियम और मंडी है वो व्यापारी न केवल वहां किसानों को बल्कि वहां के तलैया, हमाल, वहां के अड़तिया सबको संरक्षण प्रदान करती रही है, जो अब समाप्त हो जाएगा। तीसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हो सकता है कहीं जहां फल और सब्जी का उत्पादन हो वहां ये फायदेमंद हो सकता है, लेकिन जहां अनाज उत्पादन हो रहा है, जिन राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल्कुल ही व्यवहारिक नहीं है। और यदि इसे लागू किया जाएगा तो आज हम सब ने देखा है कि किस प्रकार से प्राइवेट कंपनियां बीमा कराए, किसानों को कोई फायदा नहीं हुआ या सीमित फायदा हुआ, जबकि सर्वाधिक फायदा केवल जो बीमा कंपनी वाले हैं उसी को हुआ है। और अब इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी शर्तें इस प्रकार से होगी, आप जब बीमा कराते हैं तो इतने कानून रहते हैं कि पढ़े लिखे लोग भी पूरा नहीं पढ़ते, लेकिन जब विवाद होता है तो उसी कानून के तहत निराकरण होता है और हम सब उसमें फंस जाते हैं। तो जो अनपढ़ किसान हैं, जो कम पढ़े लिखे किसान हैं, जो इस सब कानूनी पेचीदगियों को नहीं समझते, वो किस प्रकार से कानूनी लड़ाई लड़ पाएंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का है। और तीसरा, जो पीडीएस की बात कही गई है, पीडीएस में भी आप उसे समाप्त करने जा रहे हैं। जो शांता कुमार की जो कमेटी है उसे मैं थोड़ा सा पढ़ के जो उनकी अनुशंसाएं हैं, प्रमुख अनुशंसा, उसे मैं थोड़ा सा सुनाना चाहूँगा, जो कि जिसे आप सब इसकी विवेचना करेंगे। देश के मात्र 6% किसान ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी शासकीय एजेंसियों से विक्रय कर पाते हैं। किसानों के एमएसपी की जानकारी नहीं रहती और इसे उत्तर पश्चिम राज्यों के बड़े किसान मात्र ही एमएसपी का लाभ उठा पाते हैं, जो कि सरासर झूठ है। छत्तीसगढ़ में 19 लाख किसानों ने धान बेचा, 20 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन किया। इसका मतलब 85 से 90% किसानों को एमएसपी का लाभ मिला है। छत्तीसगढ़ में न केवल एमएसपी का लाभ मिला है, बल्कि उसके अतिरिक्त राशि भी 2500 रुपये क्विंटल में हमने धान खरीदा था पिछले वर्ष, और इस साल राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 10,000 रुपये प्रति एकड़ दिया। दूसरी बात वो कहते हैं कि पीडीएस का 40 से 60% अनाज हितग्राहियों को न मिलकर ब्लैक मार्केटिंग में जाता है। छत्तीसगढ़ में जो 66 लाख राशन कार्ड बने हैं वो आधार कार्ड से लिंक है, और 98% जो राशन कार्ड है वो आधार कार्ड से लिंक है, और उसमें से 98% लोग जाकर जो शासकीय उचित मूल्य की दुकान है उससे जाके वो अनाज उठाते हैं। तो ये जो कह रहे हैं कि 40 से 60% जो अनाज है वो ब्लैक मार्केटिंग हो जाता है, बिल्कुल सरासर गलत है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि एफसीआई जो बफर स्टॉक है, दुगुना अनाज जमा हो चुका है, इसलिए खुले बाजार में इसको बेच देना चाहिए। 58% बीपीएल परिवारों को पीडीएस का खाद्यान्न नहीं पहुंचता, ये भी गलत है। 11 राज्यों द्वारा खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान लागू किया गया है। उपरोक्त कारणों से एफसीआई व्यवस्था असफल सिद्ध हुई है। इसका मतलब यह है कि एफसीआई वो समाप्त कर देना चाहते हैं, और वो ये भी कहते हैं
एफसीआई का लाभ केवल पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्यों को खाद्य संग्रहण ही कहते हैं, उनको पर्याप्त अनुभव है। अतः इन राज्यों को एफसीआई को खाद्यान्न संग्रहण नहीं करना चाहिए। मतलब निकट भविष्य में कभी भी हमारे राज्य उन राज्यों से जहां से एफसीआई अनाज चाहे चावल हो, गेहूं उत्पादन करते हैं, वो बंद किया जा सकता है। खाद्यान्न संग्रहण में निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ाई जानी चाहिए, जिसे एमएसपी से बाजार में कम दाम मिलता है उन किसानों को अंतर की राशि भरपाई करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि एमएसपी अब बंद कर देंगे। जो शंका हमारे पंजाब के, हरियाणा के किसान या विभिन्न किसान संगठन के लोग शंका जाहिर कर रहे हैं, वो इसी आधार पर कर रहे हैं। एमएसपी जब निजी प्लेयर यहाँ आ जाएंगे, प्राइवेट प्लेयर आ जाएंगे, तो एमएसपी बंद हो सकता है। और ये भी कह रहे हैं कि किसानों को डीबीटी के माध्यम से 5,000 से 10,000 रुपये प्रति एकड़ हेक्टेयर की दर से सब्सिडी दिया जाना चाहिए। आप एमएसपी पे खरीदो मत, केवल उसके अंतर की राशि आप दे देंगे। लेकिन आज तो एमएसपी है, कल एमएसपी नहीं घोषित होगा, तो किस आधार पर आप ये डीबीटी करके अंतर की राशि देंगे। और ये भी कह रहे हैं उपभोक्ताओं को पीडीएस व्यवस्था के अंतर्गत खाद्यान्न वितरण के स्थान पर डीबीटी के माध्यम से नगद सब्सिडी दिया जाना चाहिए। अब जो गरीबों को जो चावल मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में हमारे 66 लाख परिवारों को जो चावल मिल रहा है, वो चावल देना बंद कर दिया जाए। ये अनुशंसा शांता कुमार की रिपोर्ट में दी गई है। और उसके बदले वो 500 और 700 रुपया, अंत्योदय परिवार को 700 रुपया और प्राथमिक परिवारों को 500 रुपये प्रति माह नगद दे दिया जाए और बचत व अनाज बाहर में खरीदे। हम तो 500 रुपया दे रहे हैं, हम तो 700 रुपया दे रहे हैं, आप उसे चाहे चावल खरीदें, चाहे गेहूं खरीदें या काजू किशमिश खरीदें, लेकिन अनाज पहुंचाने की जिम्मेदारी अब सरकार की नहीं होगी। ये इसलिए एफसीआई भी बंद करना चाहते हैं, एमएसपी भी बंद करना चाहते हैं। और ये भी कहते हैं कि 67% आबादी को खाद्यान्न सुरक्षा लाभ मिल रहा है, उसे कम किया जाना चाहिए, केवल 40% को किया जाए। ये उनकी सिफारिशें हैं। और साथ ही वो ये भी सिफारिश कर रहे हैं कि जो राज्य बोनस दे रहे हैं वहाँ से अनाज बिल्कुल ना खरीदी जाए। जो 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह आदेश जारी किया था, जिन राज्यों जो राज्य बोनस दे रहे हैं उसका चावल नहीं खरीदेंगे, और उसी को पे हमको भी बाध्य किया गया। और हम लोग भी फिर राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को राशि दे पा रहे हैं। ये और भी बहुत सारे इसके अनुशंसाएं हैं जो किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है और केवल कॉरपोरेट हाउस को मदद करना चाहते हैं। जहाँ तक एमएसपी की बात है, नरेंद्र मोदी जी ने किसानों से वादा किया था, हम स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट लागू करेंगे और कृषि लागत से 1.5 गुना उसके समर्थन मूल्य में वृद्धि होगी। अनुशंसा क्या है स्वामीनाथन की रिपोर्ट के? इनपुट कास्ट प्लस फैमिली लेबर प्लस रेंट ऑफ लैंड, इसको C2 भी कहते हैं। लेकिन भारत सरकार जो अभी एमएसपी तय करती है वो इनपुट कास्ट और फैमिली लेबर। अब सवाल ये है, इन्होंने कहा था हमारे पहली मांग है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट आप लागू करेंगे। मैं तो सवाल पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। रमन सिंह जी कल फिर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने हैं, उनको बधाई देते हुए मैं उन्हीं से सवाल पूछ लेता हूं, क्या आपने नहीं कहा था स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे? आप उसकी समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? दूसरा सवाल, 2016 में आपने घोषणा किया था कि हम किसानों के आय दुगुनी कर देंगे,
लेकिन जिस प्रकार से एमएसपी आपने बढ़ाया है वो किसानों के आय में केवल 4 या 5% की वृद्धि हो रही है। तो इसका अर्थ ये है कि आय 2016 से 2022 के बीच में प्रतिवर्ष 12% होना चाहिए था, जो केवल 5% है। तो ये जो 4 वर्षों में जो वृद्धि हुई है वो आंकड़े आपके सामने 15 से 20% उसके आय में वृद्धि हुई है। तो दुगुना कब करेंगे? क्या अब जो बचे समय है उसमें एमएसपी में वृद्धि करके उसमें खरीदी करके आप आय दुगुना करने के पक्ष में हैं या नहीं? तीसरा, 2014 में केंद्र सरकार ने किसानों के कृषि उपज पर बोनस प्रतिबंध लगा दिया था, उसके पक्ष में है या विरोध में है? यूपीए सरकार ने जो 2004 से लेकर 2010 तक जो एमएसपी में वृद्धि की, क्या उसके तुलना में 2014 से लेकर 2020 में एमएसपी में आपने कमी की नहीं? क्या इसे आप सही मानते हैं? ये 5-6 सवाल मैं उनसे करना चाहता हूं। और साथ ही ये जो बैकडोर से कानून बनाया है, कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्यिक संवर्धन एवं सरलीकरण, क्या ये विधेयक बैकडोर एंट्री नहीं है? तो ये सब चीजें हैं जिसके बारे में मैं कहना चाहूँगा। ये लोग बहुत नारा लगाते हैं, कभी ये कहते हैं 1 नेशन 1 टैक्स, कभी कहते हैं 1 नेशन 1 मार्केट, एक राष्ट्र एक बाजार। तो आपने देखा है कि नोटबंदी आप किए तो 150 से अधिक लोग लाइन लगा के उनकी मौतें हो गई, बहुत सारे बैंक बंद हो गए। दूसरा, आपने कहा था जीएसटी 1 नेशन 1 टैक्स, और उससे हुआ ये कि बहुत सारे व्यापारिक संगठन है वो दिवालिया हो गए। और तीसरा, अभी आप कह रहे हैं एक राष्ट्र एक बाजार। मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि आप एक राष्ट्र एक बाजार कह रहे हैं तो उसमें एक शब्द और जोड़ दीजिए, वो है दर, रेट, कीमत। समर्थन मूल्य से मंडी के बाहर में नहीं बिकेगा। जो भारत सरकार समर्थन मूल्य घोषित किया है उससे कोई भी उससे कम में खरीदी करे तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। एक लाइन और जोड़। ये सब बातें थी। छत्तीसगढ़ में इसीलिए हम हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे, किसानों के बीच जाएंगे भी, और एआईसीसी ने हम लोगों को कार्यक्रम दिए हैं, उसके अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। और साथ ही फिर से जो एआईसीसी ने जो मांग की है उसमें दोहराना चाहता हूं कि राष्ट्रपति महोदय से कांग्रेस पार्टी आग्रह करती है कि ये जो बिल लोकसभा और राज्यसभा में अवैधानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया और उसे पास किया गया, उस पर हस्ताक्षर न करे। दूसरा, फिर से भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार से हम मांग करते हैं ये काला कानून, जो श्रम कानून है, जो कृषि कानून है, उसे वापस ले। और तीसरा, 1 नेशन, एक राष्ट्र एक बाजार और एक कीमत करे और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट शब्दशः लागू करे। मैंने पहले ही कहा कि ये जो कास्ट है, इनपुट कास्ट है और फैमिली लेबर है, उसे जोड़ के बनाया गया है, जबकि
उसमें रेंट ऑफ लैंड को जोड़ा जाना चाहिए था। इसी को मिला के C2 होता है और पिछले साल की अपेक्षा केवल 2.6% ही MSP में वृद्धि की गई, जबकि आप देखेंगे यूपीए सरकार में आप 560 रुपया था जब अटल जी की सरकार थी, 550 से 560, और एक ही साल में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 990 रुपया कर दिया था और दूसरे कार्यकाल में 1300 साढ़े 1300 रुपया उन्होंने किया है। यदि उसी दर पे ही, इसलिए मैंने कहा यूपीए ने जिस दर पे वृद्धि की थी उसी दर पे तो आप वृद्धि कर दें। यदि किसानों का आय को आप दुगुना करना चाहते हैं तो प्रति वर्ष आपके उसके उत्पाद की कीमत को 12% बढ़ाना होगा। आप तो 2.6% बढ़ाए हैं, तो फिर आय कैसे दुगुनी हो सकती है? ये गुमराह कर रहे हैं बृजमोहन जी। क्यों नहीं हो सकता? ये अध्यादेश ही गलत था। और जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, जब कोरोना से जूझ रहा था, तब ये असंवैधानिक विधेयक पारित लागू करने की आवश्यकता नहीं थी। ये किसानों के साथ धोखा है, किसान संगठनों के साथ धोखा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो संघीय व्यवस्था है उस पर यह कुठाराघात है। ये संविधान के साथ सीधा सीधा ये छेड़छाड़ है। एक करते हैं। अजी ये सीधा सीधा किसान विरोधी है। जैसे अभी ये लोग कहते हैं ना, कांग्रेस ने क्या किया 70 साल में, लेकिन अभी वो क्या कर रहे हैं? अभी वो हवाई अड्डा बेच रहे हैं, अभी वो रेलवे स्टेशन बेच रहे हैं। अब हवाई अड्डा बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए, अब निगाह है वो किसानों पर है, किसानों की जमीन पर है। ये अपने औद्योगिक घराने के मित्रों को रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे के साथ साथ किसानों की जमीन को भी सौंप देना चाहते हैं। उसको किसानों को उसके खेत में मजदूर बना देना चाहते हैं। एक मिनट, देखिए राज्य के पास सीधा बात है। मैंने शुरू में आपको पढ़ के आपको बताया कि जो राज्य और केंद्र के जो विषय है वो अलग अलग है। कहीं पे दोनों के विषय 97 विषय उनके हैं, 66 विषय हमारे हैं, 47 विषय वो समवर्ती है, जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं। कृषि है विशुद्ध रूप से राज्य का विषय, विधानमंडल का विषय है। आने वाले सत्र में इस मामले में विधानसभा में हम इसका प्रस्ताव लाएंगे। किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। दूसरी बात यह है, आवश्यकता पड़ी तो न्यायालय भी हम जाएंगे, क्योंकि संविधान पे उन्होंने छेड़छाड़ किया। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसके मूल भावना के विपरीत ये कानून लाया गया है, विधेयक पारित किया गया है। देखिए, जहां तक के नोटबंदी और जीएसटी की बात है, कांग्रेस आंदोलन की, लेकिन आपने देखा 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता की बात छोड़ दीजिए, एक कार्यकर्ता ने भी नोटबंदी और जीएसटी पे वोट मांगा हो। वो राष्ट्रवाद पे, पुलवामा पे, इस पे वोट मांगे हैं, सेना के नाम से वोट मांगे हैं। ये अलग बात है कि 300 किलो आरडीएक्स कौन लेके गया आज तक पता नहीं चला। 40 जवान हमारे शहीद हो गए, उनके हत्यारों को पता नहीं लगा पाई, ये कुर्सी फिर से बैठ गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी जनता के हित की लड़ाई, किसानों के, मजदूरों के, आदिवासियों के, नौजवानों की, महिलाओं की लड़ाई लड़ती रहेगी। हम अपनी विचारधारा से नहीं हट सकते।
देखिए, ये कुछ जगह कर्नाटक में और महाराष्ट्र वगैरह में ये लागू किया गया था। पंजाब में विधेयक बना लेकिन इसे लागू ही नहीं किया गया। वहाँ यदि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुआ है तो उसका अध्ययन किया जाना चाहिए, उसकी रिपोर्ट आम जनता के बीच में लाया जाना चाहिए। मैंने पहले ही कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो सकता है कि फल में, सब्जियों में या और दूसरी चीज़ों में लाभदायक हो सकता है, लेकिन अनाज में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाभदायक हो ही नहीं सकता। लोकसभा में आने वाली विधानसभा की बात है। आपने पूछा तो मैंने कहा विधानसभा में लाएंगे। देखिए, कृषि संबंधी जो विधेयक, उसमें कानून बनाने का अधिकार केवल विधानमंडल को है, संसद को नहीं है। वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके ये कृत्य किया है जो कि असंवैधानिक है। इसे मैं बार बार कह रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि आप किसान को व्यापारी मान रहे हैं, तो फिर कल टैक्स लगा सकते हैं। आज तक के किसानों को व्यापारी कोई नहीं माना है, लेकिन ये सरकार इस संशोधन विधेयक जो बनाए हैं उसके माध्यम से ये तो जो धान बेचेंगे, गेहूं बेचेंगे, सोयाबीन बेचेंगे, उसे व्यापार कर रहे हैं। अब तो ये देखने वाली बात है, बिल्कुल सही बात है कि वैसे भी हम इसे मंडी के अधीन ही इसी खरीदी करते हैं। हमारे 2000 संग्रहण केंद्र हैं, उसमें खरीदते हैं। भारत सरकार उस पर टैक्स देती है, लेकिन अब चूंकि वो नोटिफाई नहीं है, पता नहीं देगी या नहीं देगी। और यदि कहेंगे कि आप बाहर से जो आ रहे हैं उसको खरीदो, तो फिर हमारे किसानों का क्या होगा, ये विचारणीय प्रश्न है। इसमें क्या हो सकता है, इसमें जरूर हम लोगों को चिंतन मनन करना है। बहुत अच्छी बात है, यही पूरे देश के किसान मांग कर रहे हैं। चाहे वो राज्य सरकारें खरीदे, केंद्र सरकार खरीदे, एफसीआई खरीदे, प्राइवेट प्लेयर खरीदे, यदि एमएसपी पे खरीदी हो जाए। आज स्थिति क्या है, मक्का 1760 रुपये आपकी कीमत है, बाजार में किस कीमत में बिका, 1000-1100 रुपये में। आपके मूंग है वो 6500-7000 रुपये उसका एमएसपी है, बिक कितने में रहा है, 5000 में। धान का एमएसपी कितना है, 1800, अब बिक कितने में रहा है, कहीं 1100 है, 1100 लेके 1400 तक के। यदि भारत सरकार ये कह दे कि एक राष्ट्र एक बाजार और जो एमएसपी है उस पे उससे नीचे कोई खरीद नहीं सकता, ये कर दे ना, कौन किसान आंदोलन करेगा इस कोरोना काल में। वो कानून बनाए, हम तो यही मांग कर रहे हैं। ये एफसीआई खत्म करना चाह रहे हैं, जबकि एफसीआई का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। अभी तक के केवल आप धान और चावल और गेहूं ही खरीद रहे हैं, और भी जो समर्थन मूल्य घोषित कर रहे हैं उन वस्तुओं की भी खरीदी की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, जिस दिन पूरा खरीद ले उस दिन धन्यवाद दे देंगे, क्यों नहीं देंगे। अभी तो सूचना ही आई ना, अभी तो खरीदी नहीं किए हैं। और ये सरकार जो विधेयक जिस प्रकार से लाई है,
ये एमएसपी कब तक रहेगा और एफसीआई कब तक रहेगा और कब तक खरीदी की व्यवस्था रहेगी, ये भी चिंता है। क्योंकि शांता कुमार के जो रिपोर्ट है, 3 महत्वपूर्ण फैसले, एफसीआई खत्म किया जाना चाहिए, एमएसपी खत्म करके उसके अंतर की राशि दी जाना चाहिए, और तीसरा जो सस्ते दर पे अनाज उपलब्ध करा रहे हैं बीपीएल फैमिली को, गरीब परिवारों को, उसे बंद करके अंतर की राशि दे दिया जाना चाहिए। और कल शिवराज सिंह का भाषण भी सुन रहा था तो वो भी यही कर रहे थे, सारे सब्सिडी खत्म कर देना चाहिए और नगद राशि उसके खाते में डाल दिया जाना चाहिए। तो ये क्या सही है? ये सही होगा? वो भी कालाबाजारी को और जमाखोरी को बढ़ावा देने वाला एक कानून है। क्योंकि आप देखिए होगा क्या, जो चीज़ें इस साल उत्पादन कम हुआ उसको वो लोग खरीद लेंगे और उसके बाद फिर अपने हिसाब से दर तय करेंगे। जो प्याज में हो रहा है, जो दाल में हुआ, जो कभी आलू में होता है, और वही सभी चीज़ों पे लागू होगा। ये लोग रेट तय करेंगे और उसमें सरकारें कुछ नहीं कर पाएगी। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान उपभोक्ता का होगा। आपके घर की अर्थव्यवस्था बिगड़ने वाली है किचन की आने वाले समय में। क्योंकि अभी नागपुर गया था तो मुझे पता चला कि बड़े उद्योगपति ने 10 लाख मीट्रिक टन का गोडाउन बना लिया है। तो शुरू हो गया है। यहाँ भी गोडाउन जिसके ज़्यादा बनाएंगे या जो है उसको किराया करके ले लेंगे और सारी चीज़ जिसको चाहेंगे वो खरीदेंगे। आप रोक नहीं सकते। और फिर अपने वो तय करेंगे कीमत क्या होगी देश में। भाई आप उत्पाद को तय करते हैं तो आप तय करते हैं ना कि ये रिटेल रेट रहेगा, ये थोक वाली कीमत रहेगी, इतना उसको कमीशन मिलेगा, वो तो उनके रहता ही है, उतना होना चाहिए। अभी कुछ नहीं है। आप तो जो भाई जो 40-50 रुपये में जो दाल बिकता था वो 200 रुपये में खरीदे कि नहीं खरीदे हैं? 2-3 साल पहले आज इतना रहने देगा, इतना बहुत बड़ा हो गया है आज का तीनों विषय। कहाँ, वही तो, ये तो भारत सरकार, देखिए ये कानून 1955 में नेहरू जी ने बनाया था, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसको ख़त्म कर दिया। जो एफसीआई वाला जो व्यवस्था है एमएसपी, वो शास्त्री जी ने लागू किया था, वो भी ख़त्म। इंदिरा जी ने हरित क्रांति लाया था और गरीब लोगों को मालिकाना हक दिया था ज़मीनों का, वो भी ख़त्म। सहकारिता के जनक हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब सहकारी बैंक में भी प्राइवेट प्लेयर की एंट्री हो जाएगी। अब किसानों का बैंक नहीं रहेगा सहकारी बैंक, अब ये पूंजीपतियों के बैंक हो जाएंगे। हाँ जी, अजी भाई ये पूरा देश उसी में लगा है। हमारे यहाँ 50 ग्राम गांजा पकड़ लिए, उसके पीछे पूरा देश लगा हुआ है। हमारे यहाँ 10-10 क्विंटल रोज पकड़े जा रहे हैं। पड़ोसी राज्य से आ रहा है। एक ट्रक गांजा पकड़ा, उसकी कोई चर्चा नहीं होती। तो ये है 50 ग्राम के चर्चा नेशनल मीडिया करेगी और क्विंटल वाला जो है और स्टेट जो मीडिया वो करेगी। ये है देखिए भाई, वो जो 50 ग्राम पकड़ने का काम एनसीबी का नहीं है, वो तो थानेदार का है, जिसको ये लोग कर रहे हैं।
बिल्कुल गलत है। उसमें जो आवेदक है उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है और उसी आधार पर कार्रवाई की गई, जो आरोपी वो पकड़े गए। देखिए, इंटक हमसे सीधा संबंधित नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, चाहे वो आपराधिक कोई भी हो, चाहे किसी दल से जुड़ा हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। यदि वो पिस्तौल ला रहा है उसकी जांच करवा देते हैं, और यदि वो सही हैं तो फिर वो धारा और जुड़ेगी। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि यही प्रदेश है जिन्होंने देखा है कि बिलासपुर में किस प्रकार से पत्रकार की हत्या हुई थी। आखिर सीबीआई जांच में क्या हुआ? गरियाबंद में एक पत्रकार की हत्या हुई थी, उस सीबीआई जांच के क्या हुआ? वहाँ जो अपराधी पकड़े गए थे सीबीआई के कस्टडी में, उसकी मौत हो गई, उसका क्या हुआ? और उसी बस्तर में यादव पत्रकार को जन सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था। उस समय दुर्भाग्य की बात यह है कि मीडिया हाउस उसे अपने कर्मचारी या अपने प्रतिनिधि मानने से इनकार कर दिया था। आज तो कम से कम ताल ठोक के कह रहे हैं भूपेश हम आ रहे हैं, मैं स्वागत करता हूं। यही प्रजातंत्र है। नहीं, पत्रकार, मैंने पहले कहा, सुनिए, मैंने क्या कहा? पिछली सरकार में यादव पत्रकार को जन सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर दिया गया। मीडिया हाउस जिसका वो प्रतिनिधि था, उन्होंने अपना प्रतिनिधि मानने से इनकार कर दिया था। ये स्थिति थी उस समय में और आज में क्या अंतर है, ये महसूस करिए। आज आप घटना कोई भी हो निंदनीय है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। नहीं